चलो चलें। जय माँ काली, कुछ गड़बड़ ना हो। चलो, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। देखो उसमें 2 लाइनें ब्लिंक कर रही हैं क्या जब मैं बोल रहा हूं तो? बस बस बस, ठीक ठीक, आओ एडिट करना पड़ेगा, कर देंगे। चलो बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे आज क्या, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक अच्छी यूनिट मानी जाती है और इनऑर्गेनिक का बहुत लार्ज हिस्सा अपने में कवर करके रखता है, तो हम लोग इसको खूब बेहतर तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। अभी अगर आज देखा जाए तो लगभग 120 या 122 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, लेकिन जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं भैया अनुज, उसमें कुल अप्रॉक्स 118 एलिमेंट दिखाए जाते हैं। बोलो हाँ। अब ये जो 118 एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ मेमोराइज कर पाना काफ़ी टफ टास्क है कि नहीं? बोलो। तो उनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया गया है। क्लासीफाई करने का मतलब समझते हो? सेम तरह की प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट्स को कैसे रखा गया है, एक साथ रखा गया है। कैसे रखा गया है? एक साथ। तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ना, पीरियोडिक टेबल तो बहुत बाद में आया, उससे पहले क्लासिफिकेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन क्या है कि कलेक्टिवली बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ पाना हमारे लिए एक कठिन काम है, हाँ या ना? जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं कि इस रो में बैठे सभी बच्चे बदमाश हैं और मैंने यहाँ टैग लगा दिया बदमाश, तो क्लास में कोई भी घुसा, उसे बदमाश बच्चा ढूंढना है तो वो इस रो में ढूंढ लेगा आसानी से। तो उस, और अगर मैं सबको मिक्स कर दिया होता तो? बोलो। भेड़िए की खाल में बहुत सारे लोग बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते? तो ऐसी स्थिति में क्लासिफिकेशन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी तरह से अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को क्या किया गया है, क्लासिफाई करके जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको एक साथ रखने का प्रयास किया वैज्ञानिकों ने। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कलेक्टिवली वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स रादर देन इंडिविजुअल। यानी अकेले हम किसी का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ें, उससे ज़्यादा बेहतर क्या है कि एक साथ पढ़ लें। बोलो हाँ। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का प्रयास किया, वो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का प्रयास किसने किया जानते हो? डोबेरायनर ने किया। किसने किया? सबसे पहला अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का डोबेरायनर के द्वारा किया गया। और डोबेरायनर ने क्या किया, ये बातें हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डोबेरायनर ने बोला कि अगर 3 एलिमेंट्स को, क्या बोला उसने? अगर 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया जाए। किस में रख दिया जाए? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास पहले और लास्ट वाले के एवरेज के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? पहले और लास्ट वाले के एवरेज के क्या होता है? बराबर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द increasing order of their atomic mass, then atomic mass of middle element is the average of atomic mass of first and last element। डोबेरायनर कहता है कि अगर 3 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के किस में रखा जाए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए,
तो जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा और पहले और लास्ट वाले के एवरेज के बराबर होगा। यानी कि जैसे हम लोग बात करें कि कोई मान लीजिए A है, कोई मान लीजिए B है, कोई मान लीजिए एलिमेंट क्या है, C है। A का जो एटॉमिक मास है वो हमें कितना दिया हुआ है, मान लीजिए X दिया हुआ है, कितना दिया है, और B का एटॉमिक मास कितना दिया है, Y दिया है, और C का एटॉमिक मास कितना दिया है, Z दिया है। तो जो डोबराइनर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, किसके हिसाब से बात करें, अकॉर्डिंग टू डोबराइनर अगर अपन बात करते हैं, इतने से समझ लेना, अकॉर्डिंग टू डोबराइनर, तो जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस जेड अपॉन 2k। किसके बराबर हो जाएगा, ये तो वो सड़ी गली बातें हो गई जो किताबों में लिखी रहती हैं, इसमें मैंने कुछ विशेष आपको नहीं बताया। हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो किसके द्वारा किया गया, डोबराइनर। डोबराइनर ने बोला कि अगर 3 एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, क्या बोला, अगर 3 एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो जो सेंटर वाले का एटॉमिक मास होता है वो पहले और लास्ट वाले के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तभी उन तीनों एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा, डोबराइनर ट्रायड, अदरवाइज उनको डोबराइनर ट्रायड। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या लिखा है, प्रॉब्लम। बोलो हाँ, प्रॉब्लम्स को जानना थोड़ा जरूरी है कि इसमें समस्या क्या उठती है। अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, जरा देखिए। अगर हम लोग देखें डोबराइनर ट्रायड को, ठीक है ना, क्या दिक्कत आ गया, क्या हो गया इसमें, किस पे, अच्छा ठीक ठीक ठीक। प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं हम लोग तो प्रॉब्लम बहुत विशिष्ट है। एटॉमिक नंबर याद करना तो मैंने आपको सिखा रखा है, क्या मैंने एटॉमिक, फील फ्री, क्या हमने एटॉमिक मास भी याद करना सिखा रखा है। अरे हमें खुद ही नहीं याद है तो हम तुम्हें क्या याद कराएंगे। सभी 118 एलिमेंटों का एटॉमिक मास याद कर पाना ये एक बहुत बड़ी समस्या की बात है कि नहीं है, मेरी नज़र में तो समस्या की बात है। अगर किसी को लगता है कि उसे सभी एलिमेंटों का एटॉमिक मास याद है तो बताए, बोलो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है एटॉमिक मास को याद रखना। बोलो हाँ, एटॉमिक मास को याद रखना, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो फिर से सुन लीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, डोबराइनर। मेमोराइजेशन बेस्ड यूनिट है और तुम्हारे सर के पास अजीबोगरीब तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस यूनिट के लिए, तो आप ध्यान पूर्वक सुने। डोबराइनर ट्रायड में सबसे पहले तुमने क्या देखा कि डोबराइनर कहता है कि अगर 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया जाए तो सेंटर वाले का जो एटॉमिक मास है वो पहले और लास्ट वाले के एवरेज के, ये वही सड़ी गली बात है जो किताबों में लिखा रहता है, इसमें मैंने कुछ भी विशेष नहीं बताया। हाँ, मैंने समस्या बताया कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबके एटॉमिक मास को याद कर पाना। तो तुम अपने दिल से पूछो कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, क्या इसका हमारे पास सॉल्यूशन है। जरा देखो कैसे है सॉल्यूशन। अगर हम चलते हैं ट्रिक्स पे, किस पे चलते हैं, ट्रिक्स। तो देखो तुम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोलो हाँ। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर सही आना चाहिए, बोलो हाँ। अब चाहे वो किताब का रूल हो और चाहे वो तुम्हारे सर जी का रूल हो, अगर सर जी का कोई रूल यूनिवर्सली सच बैठता है तो उसको मान लेने में ही भलाई है कि नहीं। तो अब किताबें एटॉमिक मास से अप्रोच करती हैं, सर जी एटॉमिक नंबर से अप्रोच करेंगे। गौर पूर्वक सुन लेना,
किताबें डोबराना ट्रायड को कैसे अप्रोच करती हैं? एटॉमिक मास के बदौलत। हम कैसे अप्रोच करेंगे? अब ट्रिक क्या है? इफ ट्रिक इसका है बच्चों बहुत ही वीआईपी, बस आप उसको एक बार समझ लीजिए और बहुत ही आसानी से समझा भी जा सकता है। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो देखें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा इसको ऑपरेट करना, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो जिद्दी आदमी हूं, जब तक सीख न गया तब तक मानूंगा ही नहीं। टिक, चल भैया आजा लब से। ट्रिक की बात करें, ट्रिक कहता है कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो वो तभी डोबेराना ट्रायड होंगे जब सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या हो? सेम। समझना जरा सर क्या बोल रहे हैं। अगर एक एलिमेंट है ए और एक क्या है बी और एक क्या है सी, और मान लो कि भैया जी इसका एटॉमिक नंबर दिया है Z1, कितना दिया है? Z1। इसका एटॉमिक नंबर दिया है Z2, इसका एटॉमिक नंबर दिया है Z3। किताबें डोबेराना ट्रायड को अप्रोच करती हैं किसके बदौलत? एटॉमिक। हम लोग किसके बदौलत करेंगे? ठीक है, तो अगर यहां डिफरेंस क्या आएगा? Z2 माइनस Z1, बोलो हाँ। और यहां पर डिफरेंस क्या आएगा दीदी? Z3 माइनस Z2, बोलो हाँ। तो इफ बड़ी भारी बात है, इफ Z3 माइनस Z2 बराबर हो जाए किसके? Z2 माइनस Z1 के, देन A, B, C आर डोबेराना ट्रायड। अगर बच्चों क्या सीखा यहां से आपने सीखा कि किताबी बात का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉलेज रखेंगे लेकिन इस्तेमाल क्वेश्चन में नहीं करेंगे। क्वेश्चन में आप मेरे द्वारा सिखाए गए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। मेरा ट्रिक क्या कहता है? अगर 3 एलिमेंट्स हैं और उनके बीच सक्सेसिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है, क्या बोला? तो वो हमेशा क्या होंगे? डोबेराना ट्रायड। कितना %? 100%। पक्का? तो ट्रिक का स्टेटमेंट क्या बना? इफ एटॉमिक नंबर डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट इज सेम देन दे आर, बोलो, देन दे आर डोबेराना ट्रायड। गौर पूर्वक क्या बोला मैंने? इफ एटॉमिक नंबर डिफरेंस, क्या बोला मैंने? is of successive element is same then the elements are डोबेराना ट्रायड। ये बड़ी भारी कॉन्सेप्ट है। अभी देखो, इसको सुनते ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। पूछो कैसे? देखो, आज तक तुमने क्या किया होगा? डोबेराना ट्रायड को रटा होगा कि फला 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 क्या है? डोबेराना ट्रायड। आज याद करते होगे, कल तक याद रहता होगा, परसों सुबह जब ब्रश करते होगे तो कुछ यही याद रह जाता होगा, बोलो हाँ। ब्रश तो करते हो ना सब लोग? पक्का? ठीक है। अब जरा देखो, एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में श्रावणी कौन कौन आता है? एस ब्लॉक की अगर बात कर ली जाए तो हम देखें तो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 आता है, बोलो कौन आता है? ग्रुप 1। कितना %? 100%। और वो कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बोलो हाँ। आपको मालूम है कि इसमें क्या डिफरेंस चलेगा? बोलो 8, 18, फ्रेंशियम कर दूं? 32 भी चलेगा कि नहीं? कितना %? अब मस्ती में देखो जरा मेरी बात को कि मैं क्या समझा रहा हूं। भैया जी अगर इतनी बात मान जाते हो तो जरा मुझे बताओ कि क्या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किसके किसके लिए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या इनके लिए एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है? कौन कह रहा है नहीं बे?
क्या इनके लिए एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है? भैया जी लिथियम से सोडियम में कितने का डिफरेंस है? सोडियम से पोटेशियम में कितने का डिफरेंस है? बोलो हाँ। तो कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है कि नहीं? तो लिथियम सोडियम पोटेशियम में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है? सेम। तो इनको डोबरानर ट्रायड बोला जा सकता है। बोलो हाँ। देखो कई ऐसे एलिमेंट भी आ जाएंगे जिसको डोबरानर ने जिसकी खोज नहीं की थी, बट हम जब पढ़ाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, क्या गलत है क्या सही, हम उधर नहीं जाएंगे इतिहास की तरफ। हम ये जानेंगे अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि विच वन इज द फॉलोइंग इज डोबरानर ट्रायड, तो उसको कैसे दबोचा जाए। समझे कि नहीं समझे? अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी आ जाएंगे जिसको डोबरानर ने खोजा ही नहीं था, तो तुम्हें इतिहास पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है किसे खोजा था किसे नहीं खोजा था? तुम्हें इससे मतलब है कि कैसे आंखों से देख करके एटॉमिक नंबर की बदौलत हम किसको दबोच लें? डोबरानर ट्रायड को दबोच लें। बोलो हाँ। अगर हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम और किसकी बात करते हैं? रुबिडियम की, तो बताओ इन सोडियम और पोटेशियम में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 8 का। लेकिन जो पोटेशियम और रुबिडियम में डिफरेंस है वो कितने का है? दहाड़ दो कितने का है? 18। तो अगर इसमें डिफरेंस सेम नहीं है तो ये डोबरानर ट्रायड नहीं है, ये डोबरानर ट्रायड है। अगर फिर से अदिति बात करूं मैं पोटेशियम की और किसकी बात करूं? रुबिडियम की और किसकी बात करूं? कितना परसेंट? तो पोटेशियम से रुबिडियम में गया तो डिफरेंस कितने का था? और रुबिडियम से सीजियम में गया तो डिफरेंस कितने का था? 18 का। बोलो हाँ। तो बताओ यहां पर सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम आया या अलग अलग? और अगर सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम आ गया तो उनको क्या बोला जाएगा? कितना परसेंट? पक्का ना? मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं, मुझे खूब ध्यान से सुनना। इस यूनिट को मैं बेहद स्पेशल तरीके से जानता हूं, इतने से ही समझ में आ गया होगा अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा। तो जब भी आपने डोबरानर ट्रायड पे अप्रोच लगाया होगा तो ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक मास। मैं तुम्हें अप्रोच दे सकता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक नंबर, इजी हो जाएगा। बोलो। और बिल्कुल यूनिक बात है, बिल्कुल यूनिक बात है, अनुभवों से जानी गई बातें हैं बेटा। ये देखो आगे अगर बात करते हैं किसकी? रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम की, तो आई एम डेड श्योर कि ये डोबरानर ट्रायड, क्योंकि रुबिडियम और सीजियम में जो डिफरेंस है वो कितने का है? लेकिन आगे अगर बात करते हैं सीजियम और फ्रेंशियम के डिफरेंस की, तो दैट इज हाउ मच? 32। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ग्रुप 1 के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? ग्रुप 1 के बारे में पढ़ा। अगर हम लोग आइए ना सर। जी 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 ठीक है। अगर हम लोग चलिए अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, जैसे हमने ग्रुप 1 को पढ़ा ठीक उसी मैनर में अगर हम लोग किसको पढ़ लेते हैं? ग्रुप 2 को पढ़ लेते हैं, तो बताइए चीजें बहुत आसानी से जानी जा सकती हैं कि नहीं? ये जो आपने सीखा, आपने क्या सीखा कि अगर किसी भी एलिमेंट्स में सक्सेसिव एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या हो? सेम हो, तो वो हमेशा क्या होंगे? डोबरानर ट्रायड होंगे। हाँ या ना? हाँ। कितना परसेंट? 100%। अगर इतनी बात आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको किस पे अप्लाई करके देख लेता हूं? अब मैं इसको अप्लाई करके देख लेता हूं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 1 के लिए आपने इस बात को समझा कि नहीं सरकारों? ग्रुप 2 के लिए भी इस बात को समझना बिल्कुल ही आसान सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे जाना जाएगा, हम लोग इसको देख लेते हैं। ग्रुप 2 को अगर आप मेमोराइज करके रखे हैं तो ग्रुप 2 का जो हमारा जिंगल था वो क्या था? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप। ठीक है, तो ग्रुप 2 जरा देख लीजिए। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बोलो हाँ। अगर यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस चलता है, क्या एक बार बताएंगे कितने का चलता है? 8, 8,
पक्का ना? अब मैं ज्यादा इधर उधर ना करके सीधे लिख दे रहा हूं, तुम जवाब दो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बताओ डोबरानर ट्रायड है कि नहीं? बताओ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम डोबरानर ट्रायड है क्या? बताओ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम डोबरानर ट्रायड है क्या? कितना %? 100%। मजा आया कि नहीं आया? डोबरानर ट्रायड पहचानने का एटॉमिक नंबर से अप्रोच बोलो है डिफरेंट कि नहीं है? किताबों में कभी लिखा नहीं पाओगे। इधर देख लीजिए, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, बोलो हाँ। अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस सेम नहीं, तो ये डोबरानर ट्रायड नहीं है, ये भी डोबरानर ट्रायड नहीं है, ये दोनों डोबरानर ट्रायड हैं। बताओ कुछ अच्छा लगा क्या? हमने किसका डोबरानर ट्रायड सीखा? ग्रुप 1 से डोबरानर ट्रायड को आइडेंटिफाई करना सीखा और हमने ग्रुप 2 से डोबरानर ट्रायड को आइडेंटिफाई करना सीखा, बोलो हाँ। अब इसी रास्ते में हम आगे चलेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे चलेंगे तो पता लगेगा कि पी ब्लॉक लिखा है यहाँ पे। कौन लिखा है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को भी समझना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर अपन पी ब्लॉक को देखते हैं तो जरा गौर पूर्वक समझिए। पी ब्लॉक को अगर हम लोग देखें तो पी ब्लॉक में कौन कौन आता है? पी ब्लॉक में आता है हमारे ग्रुप बोलो बोलो, ग्रुप 13, बोलो हाँ। और कौन आता है? ग्रुप 14। और कौन आता है? ग्रुप 15। और कौन आता है? और कौन आता है? ग्रुप 17। और कौन आएगा? ग्रुप। ये पूरा मिलकर के किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? पी ब्लॉक को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर अपन ग्रुप 13 की बात करें, किसकी बात करते हैं? ग्रुप 13 की। तो ग्रुप 13 में कौन आता है? बाबा, अली, गया, इंडिया, थैला लेकर। कौन आता है? बाबा, अली, गया, इंडिया, थैला लेकर। अब जरा बच्चों बोल के बता दीजिए इतना कि इनमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या चलता है? 8, 18, 30। बोलो हाँ। अब तो थोड़ा बुद्धिमान हो तुम मेरे हिसाब से। अगर बुद्धिमान हो तो बताओ उन 2 एलिमेंटों का नाम जिनमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है? सेम है। वो 2 एलिमेंट अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से तो एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम दिख रहे हैं, बोलो हाँ। ये वो 2 एलिमेंट हैं जिनमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है? सेम है, बोलो हाँ। ठीक है, अगर मैं ग्रुप 14 की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? ग्रुप 14 की। तो ग्रुप 14 में कौन आएगा? कहे शिव जी, सुने पार्वती, बोलो हाँ। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं किसको? कहे शिव जी और सुने पार्वती को, तो जरा बताओ क्या डिफरेंस चलेगा भैया जी? 8, 18, 13, बोलो हाँ। इनमें भी वो 3 एलिमेंट ये हैं जिनमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है? सेम है। तो इनको क्या बोला जा सकता है? क्योंकि तुम जानते हो कि अगर 3 एलिमेंट्स को क्या करें? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। किस में रखें? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और लास्ट वाले के एवरेज के, ये सिर्फ सुनने और याद रखने के लिए है, कहीं भी हम क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्वेश्चन के लिए तुमको मैंने ट्रिक सिखाया। क्या सिखाया? ट्रिक क्या कहता है कि now we are going to make a sensible approach on the Dobrana triad with the help of atomic number. And our trick says that if 3 elements are present and the difference in atomic number of successive element is same, then all these 3 elements are Dobrana triad. मानते हो कि नहीं मानते हो? अब वही मैं यहाँ जो है आतंक मचा रहा हूँ। अब जरा देखो आगे हम बात करते हैं किसकी? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार की बात करते हैं। तो जरा बताओ कि इनमें भी जो डिफरेंस चलेगा वो कितने का चलेगा? 8, 18, 18, 32। तो वो कौन वो 3 एलिमेंट हैं जिनमें सक्सेसिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है? सेम है। तो दे आर फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। बताओ तो ये डोबरानर ट्रायड के कैटेगरी में आ गए कि नहीं आ गए?
मैंने पहले भी बता रखा था कि जो हमारा अप्रोच है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का है। मैं कुछ ऐसे भी एलिमेंट पढ़ा दूंगा जो डोबराइनर के ट्रायड, डोबराइनर के समय जिसकी खोज नहीं हुई थी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हिस्टोरिकल बातों में हमको जाने की जरूरत नहीं है। हमको तो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट चाहिए, हमको तो छुटकारा चाहिए किससे, एटॉमिक मास से। किससे छुटकारा चाहिए, एटॉमिक मास से। क्योंकि जो तुम्हारे सर ने तुम्हें सिखाया है, तुम्हारे सर ने तुमको कोई एटॉमिक मास निकालना नहीं सिखाया है। क्या निकालना सिखाया है, एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया है। क्या निकालना सिखाया है, एटॉमिक नंबर। इंटरैक्ट रहिए। आगे क्या है जरा बताइएगा, OS सीमा तेरा फोन नंबर क्या चलेगा, बोलो 8,18। तो बताओ यही 3 हैं जो किसकी कैटेगरी में आ सकते हैं, कितना परसेंट, 17 में कौन आ जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, आरती, आरती, फिर कल बाहर आई आरती। 8,18,18, ये 3 हैं जिनको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, सॉरी ये नीचे तक आएगा, जिनको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, डोबराइनर। आगे कौन आएगा जरा बोलो, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें, बोलो हाँ। ये इनर्ट गैस हो गया कि नहीं बच्चों, इनर्ट गैस में जो डिफरेंस चलता है वो कितने का चलता है, 8,8,18,32। तो बताओ ये भी क्या है, पक्का ना, और ये भी क्या है, कितना परसेंट, पी ब्लॉक के सभी डोबेराइनर ट्रायड चुटकियां बजा के अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुमको उनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, खाली तुम उस टिप्स और ट्रिक्स को समझ जाओ, जिसके बदौलत मैं यहाँ पर अच्छे से बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी दबाव के तुम्हारे सामने, बिना कुछ हाथ में लिए तुम्हारे सामने निकाल रहा हूँ, नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक वैसे तुम भी जान सकते हो। और मेरा टारगेट रहता है काम करवाना। हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा पीरियोडिक टेबल धुआं धुआं करके पढ़िए। कारण इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी कभी 32-33% पेपर को कवर कर लेता है, और मैं सभी फिजिकल प्रॉपर्टी यहीं सिखा देता हूं बच्चे को, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग, एक बेहतरीन जानकारी भी मिल जाएगी, समझे क्या, ठीक है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो अब हम आगे चलते हैं और आगे बात को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो आगे पी ब्लॉक अगर हमारा हो जाता है तो पी ब्लॉक के बाद कौन आता है, डी ब्लॉक आ जाएगा। कौन आ जाएगा, अगर डी ब्लॉक को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले ये बताओ डी ब्लॉक याद है क्या, डी ब्लॉक याद है तो बताओ जरा, देखते हैं कि फटाफट बोलो, साइंस टीचर, साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन पे को ना कॉपर जिंक, बोलो हाँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, यारी, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा, बोलो हाँ। उसके बाद क्या आएगा, ला हफ्ता, वरना रे, OS इरफान पठान और होगा, बोलो हाँ। उसके बाद क्या आएगा, एक राइफल दबाए सागर भाई, हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले, बोलो हाँ। अब हम आगे का कार्यक्रम बहुत इजीली कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखते चलो। बताओ ये थर्ड बी है या नहीं, बोलो है। थर्ड बी में क्या चलता है, 18,18,30, बोलो हाँ। 18,18, 14
कौन सी ये 18,32 बोलो हाँ, पक्का ना? ठीक है, और बाकी सब में 18, 32, 32, 18, 32, 32 बोलो हाँ। ऐसे मैं कॉमा करता चला जाऊं क्या? नहीं तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। बोलो हाँ। 18, 32, 32 हाँ कह दो, पक्का? ठीक है, तो डोबरानर ट्रायड की क्या शर्तें हैं कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं और सक्सेसिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो बताओ यहाँ एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है कि नहीं? इनमें भी 32 का डिफरेंस है, इनमें भी 32 का डिफरेंस है। यहाँ जरा बताओ सेम है कि नहीं? ये सब क्या हो गए? क्या हो गए? अच्छा नहीं लगा? और अगर मैं इनकी बात करूं, ऐसा नहीं लग रहा जैसे खेल खेल रहे हो? बोलो, पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, तुम अगर गौर से अपने आप को मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर लो तो पढ़ाई कहाँ रह जाएगा? ये तो हम खेल खेल रहे हैं। बोलो हाँ, क्या पकड़ रहे हैं? जहां कहीं भी सक्सेसिव एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है? सेम है, उसी को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना %? अगर इतनी बात तुमको समझ में आ गई तो सारा खेल खत्म हो गया। अब कुछ मेरी तरफ से विशेष इंस्ट्रक्शन ले लो। क्या ले लो? विशेष इंस्ट्रक्शन, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि एलिमेंट्स को ग्रुप का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? यानी कि अगर मैं ट्रिक पे चलूं और ट्रिक पे एक बार आकर के चीज़ों को हाईलाइट कर दूं तो थोड़ा और बढ़िया से समझा जा सकता है। ट्रिक ये है ना? ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें सुनना। सबसे पहला, अगर मैं बात की बात करूं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है क्या? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि एलिमेंट्स should be या should belongs to a group, not from a period। इस बात को गौर से सुनो, not from a, बोलो, ठंडे पड़ गए? एलिमेंट्स should belongs to a group, not from a, नहीं तो कोई कह दे आयरन, कोबाल्ट, निकिल डोबरानर ट्रायड है कि नहीं? तो पता लगा इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सर 1 है, सर इनके भी एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है सर, इसलिए डोबरानर ट्रायड है। नहीं, ये डोबरानर ट्रायड नहीं है, क्योंकि सिर्फ एटॉमिक नंबर का डिफरेंस ही नेसेसरी कंडीशन नहीं है। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम होने के साथ साथ नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दे शुड बिलोंग्स टू अ ग्रुप। उनको कहां से होना, बिलोंग करना पड़ेगा? सेम ग्रुप से। कितना %? 100%। नहीं अच्छा लगा? पक्का? ठीक है, ये एक तरीका है। जब आप सिंगेज या कोई भी अच्छी बुक खोलेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हिच वन इज द फॉलोइंग इज डोबरानर ट्रायड। वहां पर फिर घिसी पिटी बातें किसी काम की नहीं रह जाती हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। वहां पर फिर आपको अगर नॉलेज है तो आप चीज़ों का अप्रोच कर पाओगे, अगर नॉलेज नहीं है तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन भी है। डोबरानर के द्वारा किया गया जो क्लासिफिकेशन था वो पहला क्लासिफिकेशन था, हाँ या ना? बोलो। फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला प्रयास था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। बहुत बड़ी बात है। जब दुनिया धूल चाट रही थी, हम लोग गुलाम थे। गुलाम मतलब समझ ही रहे हो, हमारे देश पे कोई और राज करता था। मामूली बात है। 20-25 हजार लोग आकर के पूरे देश को मुर्गा बना के रखे थे इतने सालों तक। नॉट मोर देन 25,000 पीपल। और पहली चीज तो 200-300 सालों तक तो लोग यही नहीं जान पाए कि लड़ना भी चाहिए। 1857 में बलिया में मंगल पांडे, जिसने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया, उसके बाद सोचो फिर आज़ादी कब मिली? 1947। कैसे मक्कार मरी हुई आत्मा के सड़े हुए लोग पैदा हुए रहे होंगे जो ऐसी हालत रही होगी कि नहीं? तो भैया जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त ये बातें वो लोग कर रहे थे।
हाँ या ना? जब हम बात करने के लिए स्वतंत्र भी नहीं थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। पहला क्लासिफिकेशन किसने किया? डोबेरान। समझे कि नहीं समझे? तो इनकी खोज में ही इनका पतन छुपा हुआ है। पूछो कैसे? आप देख रहे थे कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे आ रहे थे, जैसे कि देखिए ये। अब इसमें देखो ये डोबेरान ट्रायड, सॉरी ये डोबेरान ट्रायड नहीं थे कि नहीं? बोलो कौन कौन? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। थोड़ा एनर्जाइज रहे बच्चों, मुझे भी आपसे ऊर्जा मिलती है और मुझे ही आपसे ऊर्जा कम हो जाती है। और जरा बताओ, ये स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये भी डोबेरान ट्रायड? यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जहां डोबेरानर चाचा का बोला गया सिद्धांत किसी काम का नहीं है। बोलो हाँ। हालांकि मैंने तो ज्यादा ही डोबेरानर ट्रायड खोज डाला है, एक्चुअल में इतने डोबेरानर ट्रायड ही नहीं है, बट तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो इतिहास पे चले जाओ, सर आपने तो वो भी पढ़ा दिया जो है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? नहीं है तो हम उसका क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो ये तीनों तो हैं, लेकिन क्या ये तीनों हैं? क्या ये तीनों हैं? नहीं है। यानी डोबेरानर के खोज में ही डोबेरानर का पतन छुपा हुआ है। बोलो हाँ। तो क्या कह सकते हो कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डोबेरानर ट्रायड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स पे डोबेरानर ट्रायड का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा? पक्का? झूठ ना बोलना। अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं अच्छा लगा तो बहुत ही गलत बात है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि आप उस पर थोड़ा बहुत परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हमको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोबेरानर ट्रायड। क्या आइडेंटिफाई करना है? कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोबेरानर ट्रायड। देखें क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोबेरानर ट्रायड, और हमको ढेर सारी चीज़ें दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है आयरन, कोबाल्ट, निकिल। दूसरा दिया हुआ है OSIR, PT। तीसरा दिया हुआ है TI, ZF, HR, नहीं TI, ZR, HF, जर्कोनियम है और ये HF हो जाएगा। ZR, HF। चौथा हमको दिया है स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम। पांचवा हमको दिया है बाबा, अली, गया। छठा हमको दिया हुआ है क्या? छठा हमको दिया हुआ है CUG, सुने। सातवां हमको दिया गया है ZR, HF, RF। और आठवां हमको दिया हुआ है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा डोबेरानर ट्रायड है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, तो इनका सॉल्यूशन निकाल पाना थोड़ा टफ टास्क होगा कि नहीं? आप अगर गौर पूर्वक देखें तो इसमें कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मास के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन साथ साथ मैंने आपको कुछ विशेष तौर तरीके सिखाए कि नहीं? वो विशेष तौर तरीका क्या था? कि डोबेरानर ट्रायड पे अप्रोच करना किसके बदौलत? किसके? चलो तो जरा बताओ, पहली चीज तो उनके क्या क्या दो बातें होना जरूरी है किसी भी डोबेरानर ट्रायड में? पहला कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, दहाड़ के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? और एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू अ सेम पीरियड। चलो, सेम ग्रुप, नॉट फ्रॉम द सेम पीरियड।
तो आयरन कोबाल्ट निकिल क्या है, सेम। OS इरफान पठान ये भी सेम पीरियड का है, बोलो हाँ। अगर हम यहाँ देखें TI ZR HF ये सेम पीरियड का, ये सेम ग्रुप का है, तो इसमें क्या चलेगा, साइ स्कैंडियम ऊपर, इसमें क्या चलेगा 32, साइंस टीचर 18 और इधर क्या चलेगा 32। ये डोबराना ट्रायड कितना %, इसमें क्या चलेगा 18,18 क्योंकि थर्ड भी है ना। ये सिखाया था तुमको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त, एक दिन ऐसे ही मूड हो गया, मैंने सबका एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया था, इसीलिए सिखाया था आज के दिन तकलीफ ना हो। कुछ नए बच्चे हैं उनको सिखा, वो तो देखते देखते सीख जाएंगे, और बाकी उनको मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उसको देख करके भी सीख जाएंगे। मैजिक नंबर के बदौलत हम क्या कर सकते हैं, सभी एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। दहाड़ते रहें, इन्वॉल्व रहें, सिंक्रोनाइज रहें, अलग कहीं भी दिमाग भागने ना पाए। तो बताओ ये डोबराना ट्रायड है कि नहीं। ये बाबा अली गया यानी 8,8,18 ये तो डोबराना ट्रायड। कहे शिव जी 8,18,18 ये तो डोबराना ट्रायड। और ZR HF RF बोलो, यहाँ 32 और 32 आएगा कि नहीं। अब ये याद होना चाहिए, प्रैक्टिस से याद रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसके पहले क्या होगा, लिथियम सोडियम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8,8 लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाँ 8,8,18,18 और यहाँ क्या हो जाता है RB, सॉरी हालीना करे रब से फरियाद FR फ्रेंशियम, तो यहाँ क्या हो जाता है 30। तो इनके लिए एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो बताओ ये डोबराना ट्रायड है कि नहीं। अब बताओ अपने दिल से पूछ करके कि डोबराना ट्रायड समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। जो बातें किताबों में लिखी हैं उनको पढ़ लो, सीख लो, लेकिन इस्तेमाल वो करो जो मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात ज़्यादा कॉन्क्रीट है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेस मेमोराइजेशन है, हाँ या ना। कितना %, ठीक है। अब साथ साथ तुमने ये भी देख लिया कि डोबराना ट्रायड सभी एलिमेंटों पे एप्लीकेबल नहीं था, बोलो हाँ। जब नहीं था तो ये फेल हो गया, और इसके फेल होने के बाद कौन आया, न्यूलैंड आया। न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल दिया। कौन सा रूल दिया, तो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो जान लो कि न्यूलैंड ने अपने क्लासिफिकेशन के दौरान 62 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। कितने एलिमेंट्स को, तो अगर कभी आपसे पूछे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड बाई न्यूलैंड, तो उसने प्रयास कितनों पे किया था, 62 पे। समझे कि नहीं समझे, बोलो। ठीक है, अब जरा देखो न्यूलैंड ने क्या बोला। उसने बोला अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, करेक्ट कर लेना, अगर एलिमेंट्स को किस में रखा जाए, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए। किस में रखा जाए, तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से ठीक उसी तरह से समानता प्रदर्शित करता है, ठीक उसी तरह से रिसेम्बलनेस दिखाता है जैसे कि संगीत की ध्वनियां। बोलो, समझे कि नहीं समझे। तो इसका क्या हुआ कि if elements are arranged, क्या बोला, in increasing order of atomic mass, बोलते रहो, if elements are ठीक है, then every, साथ में then every 8th element resemble, resemble मतलब होता है समानता दिखाना, then every 8th element resemble in physical and
केमिकल प्रॉपर्टी विथ फर्स्ट वन। नहीं समझा? कह रहा है अगर एलिमेंट्स को किस में रखा जाए, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए। किस में रखा जाए? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से ठीक उसी तरह से समानता प्रदर्शित करता है, इक्वालिटी शो करता है, जैसे संगीत की ध्वनियां, जैसे सा रे गा मा प द नी, सा के बाद फिर से सा आ जाता है कि नहीं? बोलो। ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो उसने किसको किसको क्लासिफाई करने के लिए कोशिश की? बोलो। कहां से? लिथियम, बोलो, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। इनर्ट गैस की खोज तब हुई नहीं थी। उसके बाद सोडियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम के बाद इसका रूल अच्छे से फॉलो नहीं होता था यहाँ पे भी। और जरा देखो, अब उसकी बात यहाँ तक तो सच बैठी। कैसे? जैसे देखो, अगर पहला एलिमेंट इसको मान दे तो 8वां ये होगा। बोलो हाँ। अब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है कि नहीं? दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं चेतना? एक। बोलो हाँ। अगर हम पहला इसको ना मान करके इसको मान लें तो 8वां एलिमेंट ये हो जाएगा कि नहीं? अब बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है कि नहीं? अगर मैं पहला इन दोनों को ना मान करके इसको मान लूँ तो 8वां एलिमेंट ये हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। इतना ये खुश ही थे कि तब तक जो है, आपको मालूम ही है कि साइंस में भी बवासीर पैदा करने वाले लोग आते रहते हैं कि नहीं आते रहते? आए और तुरंत किसकी खोज कर दिए? इनर्ट गैस की। किसकी खोज कर दिए? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, किसने कितने एलिमेंटों को क्लासिफाई किया? और इसके क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? बेस क्या था? एटॉमिक मास। बोलो। अभी सब लोग सोच रहे थे कि एटॉमिक मास ही मेन चीज है, बाद में पता चलता है कि एटॉमिक मास तो बकवास है। मेन चीज कौन है? एटॉमिक। समझे कि नहीं समझे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले बताएगा। कैसे बताएगा वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि व्हाई एटॉमिक मास इज नॉट द basis of classification, atomic number is the perfect basis of classification. Why? ये एक मोज़ले के एक्सपेरिमेंट्स में आपको समझाऊंगा। अब जरा देखो, हुआ क्या कि इनर्ट गैस की खोज हो गई। दूसरे पॉइंट में मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि किसकी खोज हो गई? इनर्ट गैस की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? इनर्ट गैस की खोज हो गई। देखो जरा, इनर्ट गैस के खोज ने तूफान मचा दिया। पूछो कैसे? भाई फ्लोरीन के बाद कौन आ गया? क्लोरीन के बाद कौन आ गया? एरागॉन। बोलो हाँ। अब लो, इन चाचा के 8वां एलिमेंट ये रहा क्या? अब अगर तुम लिथियम से काउंट करना शुरू करोगे तो 8वां एलिमेंट सोडियम आने के बजाय कौन आ जाएगा? और पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा कि नहीं? लिथियम और नियॉन दूर दूर तक एक दूसरे से कोई सिमिलरिटी, ये मोस्ट रिएक्टिव है। बोलो हाँ। और ये किसी से जल्दी रिएक्शन, सामान्य ताप और दाब, क्या मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर पे भी ये किसी से रिएक्शन नहीं करता। कौन करता है जानते हो? कौन? ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन। आगे बताएंगे। ऐसे तो बोला जाता है कि इनर्ट गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन ये बात पूर्णतः सच नहीं है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की स्थिति को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया जाए तो क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप उसको ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। अब एक बात बताइए कि जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तब तक तो लिथियम से काउंट करने पर 8वां एलिमेंट कौन आ रहा था? सोडियम। कौन आ रहा था? पक्का? अच्छा लग रहा है आपको? पक्का अच्छा लग रहा है? देखो, केमिस्ट्री में 3 हिस्सा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल और ऑर्गेनिक मैं पढ़ाऊँ तुम्हें मजा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो, पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो तो फिर क्या मजा आएगा। तीसरा हिस्सा है इनऑर्गेनिक, वो साला थोड़ा बोरिंग है, जल्दी किसी को अच्छा नहीं लगता। अपन इसमें अपनी पूरी जवानी झोंक दिए हैं।
पूरी जवानी की तपस्या है जिसके बदौलत किसी कंटेंट को न्यूट्रलाइज किया गया है। अगर आपको उससे कुछ फायदा होगा तो मेरे द्वारा पास्ट में किया गया मेहनत सफल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या भाई? मैं इसको किताबों को छान मारा हूँ। अगर आपको उससे कुछ मिल जाएगा तो जो मैंने काम किया है वो देश के, आपके किसी काम आ जाएगा। अच्छे टैलेंट के रूप में उभर जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे तो चीज़ें फिट हो जाएंगी कि नहीं? तो खूब ध्यान से सुनना। जब ध्यान से सुनोगे तो तुम एक चमत्कार देखोगे कि सारी चीज़ों में मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो याद रखने के प्रोसीजर को ख़त्म कर देती हैं। हर जगह आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, फिर भी कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन कम से कम बातें याद करनी पड़े, इस पे मेरा जोर हमेशा रहा है। ध्यान पूर्वक देखेंगे तो कुछ भी ऐसा है जो आपको समझेगा नहीं। तो बताओ कि इसकी क्या ड्रॉबैक की अगर बात की जाए कशिश, तो जैसे ही इनर्ट गैस का खोज हुआ ये थियरी घुटनों के बल आ गई कि नहीं? तो अगर मैं ड्रॉबैक की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं क्या? डिस्कवरी ऑफ, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं इसको अगर किसी ने बर्बाद किया तो किसने बर्बाद किया? डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। और आफ्टर कैल्शियम इट डू नॉट होल्ड्स गुड। यानी कैल्शियम के बाद ये जो न्यूलैंड चचा का स्टेटमेंट था अच्छे से प्रैक्टिकल लेवल पे फॉलो नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? तुमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में तुमने कितने मेथड पढ़े? दो मेथड। कितने? दो। पहला क्या पढ़ा? दूसरा क्या पढ़ा? न्यूलैंड्स ऑक्टेव। दोनों में जो भी कुछ मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ है? अगर क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलेंगे हम लोग और आगे आएगा लोदर-मेयर कर्व। तीसरा प्रयास किसने किया? लोदर-मेयर ने किया। किसने किया? आपके सामने दो कर्व दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ। ये अगर मैं इनकी बात करता हूं तो आपको थोड़ी बातें सुननी समझनी पड़ेंगी। ये तो कर्व जो है ये असली वाला है। कौन सा वाला है? ये असली वाला है। और ये वाला कौन सा है? नकली वाला है। कौन सा है ये? लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरी, बोलो हाँ। कुछ तो मजबूरी है, सीजियम है, कैल्शियम नहीं है। ये मजबूरी ये है कि हमारा एम क्या होता है जीवन में? हमारा एम होता है ज्यादा से ज्यादा चीजों को जान लेना। जैसे मान लीजिए कि आग लग गया और मैं सिर्फ 2 बच्चा बचा सकता हूं, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, तो क्या करूं? मैं बाहर बैठ के रोने लगूंगा, अरे मैं 2 बच्चा बचा सकता हूं इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भाई कम से कम जब मैं किसी को नहीं बचा सकता तो कम से कम 2 को बचा लो, बोलो हाँ। जैसे 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 6 घंटे पढ़ लो। 6 नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम 4 पढ़ लो। और 4 नहीं पढ़ पा रहे हो तो बोरिया बिस्तर उठाओ, फीस जमा करो, निकल दो चुपचाप। बोलो फिर क्या मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रहे। 4 से 5 घंटा। वैसे अगर कोई क्लास सीरियसली अटेंड कर ले तो पढ़ने को बचता क्या है? कुछ भी पढ़ने की नहीं। पढ़ने को तभी शेष बचता है जब कोई क्लास को सीरियसली अटेंड नहीं करता है। तब उसको नई नई चीज़ें कॉपी में दिखती हैं, उनको पढ़ता है घर पे तो पागल होता है। क्लास को जो सीरियस अटेंड करेगा उसको घर पे पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो मैंने भी यही किया। इसको पढ़ा तो मुझे जो है हाँफने लगा मैं, तो मैंने क्या किया, इससे काम की बातों को मैंने निकाल दिया। असली कर्व ये है, बट हम इसको देखेंगे भी नहीं। इससे हमारा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जो भी वास्ता है वो हमारा किससे है? इससे है। अब इसको आंखें फाड़ फाड़ के देखो। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि लोदर-मेयर कर्व किसके किसके बीच खींचा गया है? तो एटॉमिक और एटॉमिक में, यही पहला क्वेश्चन है। और जब पूछेगा तो अच्छे अच्छे बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्या हो गया रे? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो जरा, बोलो बोलो। कि कर्व इज
इन बिटवीन, बोलो, एटॉमिक वॉल्यूम एंड मास या वेट, कुछ भी बोलो, चलो, एटॉमिक मास। कोई तकलीफ? ये पहला इंपॉर्टेंट बात हो गई। सुन रहे हो खूब मन से? ठीक है, तो मजा आ जाएगा, ये भी जान लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग, और जो नीचे आता है उसको क्या बोलेंगे? तो जरा देखो, ये वाली लाइन ऊपर जा रही है कि नहीं? जोर से। और ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि लॉदरमेयर कर्व में टॉप पर कौन है, तो क्या बोलोगे? टॉप पे कौन है? एल्कली मेटल। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सी। ये भी अपने में क्वेश्चन है, यानी कि द टॉप ऑफ द ग्राफ इज कवर्ड बाय द एल्कली मेटल। क्या बोला मैंने? द टॉप ऑफ द ग्राफ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, बोलो बेटा, सुन रहे हो खूब मन से? क्योंकि मैं तो पूरा रस लेकर के तुम्हें बताने में ध्यान दे रहा हूं, अब तुम भी पूरा रस लेकर के सुनने में ध्यान देना। क्या? कि टॉप ऑफ द ग्राफ, क्या? टॉप ऑफ द ग्राफ is covered by alkali metal। कितना परसेंट? 2 पॉइंट हमने सीखा। चलो तीसरा देखते हैं, एसेंडिंग आर्म्स पे कौन है? एसेंडिंग आर्म्स में मुझे हेलोजन दिखाई दे रहा है, बोलो भाई। जो आर्म्स चढ़ रहा है, ये देखो, इस पे एसेंडिंग आर्म्स पे कौन है? यहाँ देखो, फ्लोरीन है कि नहीं, बोलो। और यहाँ वो हाईलाइट कर देता हूँ। समझा है सब लोगों ने? कितना परसेंट समझा है? 100% समझा है। अच्छा, तो देखो, ये एसेंडिंग आर्म्स, ये देखो फ्लोरीन, ये देखो क्लोरीन, ये देखो ब्रोमीन, ये देखो। तो हम लोग कह सकते हैं एसेंडिंग आर्म्स पे कौन है? हैलोजन। कौन है? ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्या है? क्वेश्चन। यानी कि तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोलोगे कि एसेंडिंग आर्म्स पे कौन है? अगर अपन बात करते हैं तो अपन बोल देंगे कि एसेंडिंग आर्म्स पे कौन है? हैलोजन है। कौन है? हैलोजन है। ठीक है, अब मैं इसमें अगर और एक बात बोलना चाहूँ तो डिसेंडिंग आर्म्स पे कौन है बच्चों? एल्कली अर्थ मेटल। कौन है? ठीक है, अगर इतनी बात मान लेते हो, क्या कि डिसेंडिंग आर्म्स पे कौन है, बोलो जरा। एल्कली अर्थ मेटल। अब इसमें मेरा कुछ बोलने का इच्छा है। देखो, जनरली लोग आपको बताएंगे कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, इनको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ये बात पूरी तरह से सही। ये जो बेरिलियम है ना, ये एल्कली अर्थ मेटल नहीं है। ये ग्रुप 2 का तो एलिमेंट है, लेकिन ये एल्कली अर्थ मेटल नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि सर, बाकियों को एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, बेरिलियम को एल्कली अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? मैंने तो आज तक किताबों में यही पढ़ा था कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को ही क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। ये बात पूरी तरह से इम्प्योर है, मैं बता देता हूँ। आप ये तो जानते होंगे कि जो भी मेटल्स वगैरह हैं वो यही पृथ्वी माता के गर्भ में, अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। ये तो माइनिंग वगैरह के थ्रू मेटल्स को निकाला जाता है, ये तो जानते हो नहीं जानते हो? और माइनिंग का प्रोसेस आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से था। अब यहीं से मेरे मन में संदेह शुरू हो जाता है। माइनिंग का प्रोसेस हमारे देश में तो सबसे पहले था। पूछो कैसे? दिल्ली घूमने जाना तो आयरन पिलर जरूर देखना कुतुब मीनार में।
आयरन पिलर देखा है? जब दिल्ली घूमने जाओगे तो पहले क्या था कि इन्वेडर्स आया करते थे अपने देशों में ना, मतलब कि जो अफगानिस्तान, ईरान, ये मुल्क हैं, यहाँ से आक्रमणकारी आया करते थे। तो फ्रंटियर फौजें उनको रोका करती थी, जो राजस्थान, गुजरात या इधर महाराष्ट्र वगैरह में जो थे। तो एक जमाना था कि मुस्लिम शासक अपने बच्चों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, वो गुलाम पाला करते थे, क्योंकि बच्चे क्या सत्ता के लिए पेल बैठते थे बाप को। तो ऐसी स्थिति में वो गुलाम रखा करते थे। वो गुलाम था। जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, किसने हराया था? गोरी ने। तो उसने अपना गुलाम छोड़ के गया यहाँ। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? इतिहास में उसका नाम बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि भारत में इस्लाम के उदय, मुस्लिम धर्म के उदय का मेन सोर्स जो रहा है वो कौन रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इतना बड़ा देश था, लेकिन जरा सोचो कि 3-4 हजार सिपाहियों के साथ वो दिल्ली में उसको गोरी छोड़ के गया, और इस देश में किसी में इतना बूता नहीं था कि उसको डर के मारा कुछ नहीं करते थे कि अगर हम इसको कुछ कर दिए और गोरी फिर वापस आ गया तो ऐसी तैसी कर देगा। उसने काफ़ी कुछ किया। उस जमाने में मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी है पर्दा प्रथा। उस जमाने में उसने अपनी बेटी को पर्दा प्रथा से बाहर निकाला, रजिया सुल्तान, और उसको सत्ता पे बैठाया। मामूली बात है। और रजिया सुल्तान ने एज ए कमांडर काफ़ी लीड किया था, और काफ़ी अपने साम्राज्य का भी क्या किया? विस्तार। लेकिन जो मौलवी वगैरह हैं वो लोग बहुत विरोध करके, साजिश करके उसको मार दिए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अब अगर आज भी जाओगे कुतुब मीनार देखने तो वहाँ देखोगे कि महावीर की और उनकी मूर्ति तोड़ तोड़ करके बनी हुई है, यानी कि हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया उसको। तो अनपढ़ था वो, तो उसको ये नहीं मालूम था कि ये लोहे का खंभा क्या है। उसको अशोक दित्ती ने, शायद इतिहास उतना आता है मेरे को बट उतना नहीं, उस खंभे को अशोक दित्ती ने बनवाया था। और वो इस आज 2022 में इस पूरे विश्व का सबसे प्योरेस्ट आयरन है। मालूम है? आज इतना साइंस डेवलप होने के बाद कोई ऐसी लेबोरेटरी की व्यवस्था नहीं मौजूद है जो आयरन पिलर के बराबर शुद्ध लोहा तैयार कर सके। क्योंकि जब आप कास्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे मेटलर्जी में तो आप पाएंगे कि उसमें 3-4% की क्या आ जाती है? इम्प्योरिटी। और उस जमाने का लोहा से 2500 साल पहले, तो कुतुबुद्दीन उसको जान नहीं पाया तो उसको छेड़ा नहीं। बाद में धीरे धीरे जब साइंस डेवलप हुई और उस लोहे का एक छोटा टुकड़ा लेकर के अमेरिकन साइंटिस्ट गए तो पता लगा कि वर्ल्ड का सबसे प्योरेस्ट आयरन है। ये बात बहुत गर्व की है, क्योंकि जो प्योरेस्ट आयरन बना होगा कास्टिंग के ही पर्पस, माइनिंग किया गया होगा, जो भी पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस किया जाता है किया गया होगा ना। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस आज से नहीं। आप सोने चांदी के धातु हजारों सालों से मौजूद है कि नहीं? सोना चांदी जब से मौजूद है तब से समझ लो मेटलर्जिकल साइंस मौजूद है। तो कभी कुतुब मीनार देखें तो उस आयरन पिलर को जरूर देखें, तो आप पाएंगे कि वो सबसे प्योरेस्ट आयरन है। तो इतनी बातों से जरा हम अब आ जाते हैं वापस। सारे के सारे मेटल पृथ्वी के पास पाए जाते हैं। दहाड़ो जरा, अगर सारे के सारे मेटल पृथ्वी के पास पाए जाते हैं तो जो अर्थ क्रस्ट से निकलेंगे, मैं उन्हीं को क्या बोला जाएगा? अल्कली अर्थ मेटल। बोलो हाँ। बेरिलियम की उत्पत्ति अर्थ क्रस्ट से नहीं है, इसलिए उसे क्या नहीं बोला जाता है? अल्कली अर्थ मेटल नहीं बोला जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम्हें ये ना याद रहे कि कहां से आता कहां से नहीं आता, तो एटलीस्ट इतना तो जरूर याद रखना कि बेरिलियम इज ग्रुप 2 एलिमेंट बट इट इज नॉट अल्कली अर्थ मेटल। कितना परसेंट? कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए? 4। पहला, कर्व किसके किसके बीच खींचा गया है? दूसरा, टॉप पर कौन है? अल्कली मेटल। तीसरा और चौथा
पक्का ना? अगर इतनी बात सरकारों को समझ में आ जाती है तो जरा आगे देखिए, आगे देखेंगे तो ये जो बेस है ना, इस ग्राफ का जो बेस है उस पे मौजूद रहता है, देख लो क्या लिखा है, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल। कौन मौजूद रहता है? तो इसमें शब्द बदलता है, वो कहेगा कि मिनिमा ऑफ द ग्राफ। क्या कहेगा? ये क्या है? और ये क्या है? समझे कि नहीं समझे? ग्राफ का सबसे निचला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? गुड। तो आप पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? बोलिए। अरे थोड़ा मेरे साथ भी रहो कि मिनिमा ऑफ द ग्राफ या कर्व, कुछ भी बोलो, मिनिमा ऑफ द ग्राफ किससे कवर्ड है? या ट्रांजिशन एलिमेंट। किसे? ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलो हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट। और छठा पॉइंट ज्यादा बन गया था क्या मुझसे? और भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? और कुछ इंपॉर्टेंट विशेष तो नहीं है। तो जरा इतनी बातें हैं जो हमको याद होनी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया ना। देखो, छठा पॉइंट इसी को माना जा सकता है कि नहीं? बोलो। ठीक है, क्या समझे? आपने पढ़ा लॉदर मेयर के द्वारा किया गया क्लासिफिकेशन, नहीं अच्छा लगा आपको? बोलो। तो ये कर्व याद करना बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। देखो कहाँ गया रे? ये है, देखो आपको ऐसे करना है। देखो मुझे तो याद है, ऐसे ऐसे। बोलो हाँ। एक जगह से शुरू करना, हर अगली लाइन पीछे वाले के ऊपर कर देना। देखो ये ऐसे है ना, अब देखो ये वाला इससे ऊपर है कि नहीं, फिर ये वाला इससे ऊपर कर देना। अब हाँ तो कह दे, ये वाला इससे ऊपर कर देना, हो गया, खत्म। टॉप पे कौन है? और बेस पे कौन है? एल्कली अर्थ मेटर, ट्रांजिशन मेटर। एसेंडिंग आर्म्स पे कौन है? डिसेंडिंग आर्म्स पे कौन है? ग्राफ किसके किसके बीच खींचा गया है? नहीं समझा? अगर इतनी बात तुमको समझ में आती है तो देखो, ये कर्व छोड़ देना ज्यादा उचित था कि नहीं? जरूर याद रहेगा क्या? किसी को पागल बनाने का है कि नहीं? अब अगर मैं आगे नेक्स्ट जाऊंगा तो हमको क्या दिखेगा? हमको दिखेगा ड्रॉबैक। बोलो, किसका ड्रॉबैक? लॉदर मेयर कर्व का ड्रॉबैक। तो लॉदर मेयर कर्व का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि किसी कर्व पर 118 एलिमेंट का पोजीशन कौन है जो याद कर सकता है? बताएं। मैं तो नहीं याद कर सकता कि कौन नीचे है, कौन पीछे है, कौन ऊपर है। एक बेसिक 2-3 बातें याद कर लिया। अब अगर कोई कहे कि एक कर्व बनाओ और उस कर्व पर एग्जैक्टली ये देखो ऐसे आड़ा टेढ़ा सबका पोजीशन है कि नहीं? ढेर सारे एलिमेंटों का किसी कर्व पर पोजीशन याद रख पाना, क्या ये संभव है क्या? मेरे हिसाब से तो ये काफी टफ टास्क है। हाँ या ना? कि किसी एक कर्व पर बहुत सारे एलिमेंट्स का पोजीशन याद कर पाना संभव नहीं है। समझे कि नहीं समझे? और लिथियम और बेरिलियम का जो पोजीशन है वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि नहीं? जरा देखो, ये देखो, एक ही कर्व पे दोनों आ गए हैं कि नहीं आ गए? हाँ या ना? तो हमने इनका सुंदर रूप निकालने का प्रयास किया जिससे हमारा काम भी हो जाए और जो उसकी समस्याएं हैं वो हमारे पास आए ही ना। तो ड्रॉबैक में बेसिक तौर पे 2 बातें जान सकते हो कि लिथियम और बेरिलियम की जो पोजीशन थी वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप की थी, और दूसरा जो है वो क्या है? दूसरी बात ये है कि किसी एक कर्व पर, क्या बोला मैंने? किसी एक कर्व पर इतने सारे एलिमेंट्स का पोजीशन याद कर पाना ये हमारे लिए संभव बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अब हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा आगे चल देते हैं ड्रॉबैक के बाद। इसके बाद अगला प्रयास किसने किया? मेंडलीफ। किसने किया? मेंडलीफ ने कहा कि अगर एलिमेंट्स को
उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए। क्या बोला उसने? अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो एक फिक्स टाइम के बाद सेम पीरियड के एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। बोलो। If elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, then after a fixed difference, the elements of same property are repeated. बोलो हाँ। यही तो बोला था उसने कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के किस ऑर्डर में रख दिया जाए? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो एक फिक्स डिफरेंस के बाद सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले आप काम की बातें देखो। काम की बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं देखना। देखो काम की बात क्या है मैं समझाता हूँ और वही तुम्हारे क्वेश्चंस भी होंगे। काम की बात देखा जाए तो कितने ग्रुप हैं? देखो एक, बोलते जाओ जरा, 2 3 4 5 6 7 8। बोलो हाँ। और कितने पीरियड हैं? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हैं। कितने हैं? आखिरी क्या? हाँ, ये हमने गलत काउंट कर दिया। तो कितने पीरियड हो गए? 1 2 3 4 5। पहला इंपॉर्टेंट बात कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप? बोलो। और कितने पीरियड? पहला इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। दूसरा देखो, इन सभी ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांटा गया है, ए और बी। फर्स्ट में जरा देखो, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी है कि नहीं? बोलो। दूसरे में जरा देखो, सेकंड ए और सेकंड बी है कि नहीं? थर्ड ए और थर्ड बी है कि नहीं? फोर्थ ए और फोर्थ बी है कि नहीं? अरे थोड़ा सपोर्ट करो। यहाँ देखो, सबको 2 पार्ट में बांटा गया है एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप 8। हाँ या ना? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड? सभी ग्रुप को 2 सब ग्रुप ए और बी में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? ए और बी में। सिर्फ एक ग्रुप को ए और बी में बांटा नहीं गया है। वो कौन है? यानी ग्रुप 8। बोलो। अब इस ए और बी का बड़ा मतलब है। पूछो कैसे? ये ए और ये जो ए है ये स्टैंड करता है किसके लिए? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जिनको क्या बोला जाता था? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को क्या बोला जाता है कलेक्टिवली? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और क्या बोला जाता है उनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक्चुअली एस और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को बोला नहीं जाता है। उसके पीछे बहुत लॉजिक है, आगे मैं बताऊंगा। और बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि एस और पी को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, बोलिए मैम। हाँ तो उनको भेज दीजिए, मैं इनको भी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर तक। एस और पी को, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और रिप्रेजेंट, और एक नाम है उसका नॉर्मल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? अब चलने वाली लगभग सभी किताबों में दोनों को क्या बोलता है? सेम।
भारत देश में चलने वाली लगभग सभी किताबों में नॉर्मल, सुन रहे हो ना अच्छे से, जहां सुनने का मन बंद हो जाए वहां हाथ उठा देना। भारत देश के लगभग सभी किताबों में नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को क्या बोला गया है? सेम। लेकिन हमने पहले भी बोला था हम इस यूनिट को बहुत धुआंधार तरीके से बताएंगे, दोनों सेम नहीं होते। डिफरेंस क्या है इसके लिए डोंट वरी, हम आपको पढ़ाएंगे बोहर क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ाएंगे? वहां सबके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब तुम ये समझो, ये ए और बी फालतू का नहीं है। ये ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एस और पी को। किसको? और बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन एलिमेंट। ए और बी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, समझे कि नहीं? थोड़ा तुम्हारे दिल को और छू दूं, ऐसे ध्यान से अगर सोचोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 को फर्स्ट ए भी बोलता है और ग्रुप 2 को सेकंड ए बोलता है, लेकिन ग्रुप 3 को सीधे थर्ड बी बोल देता है। तो ग्रुप 3 जब शुरू हुआ तो डी ब्लॉक शुरू हो गया कि नहीं? डी ब्लॉक में जरा देखो बी आ गया, जोर से। लेकिन जैसे तुम ग्रुप 13 में जाओगे पी ब्लॉक, तो फिर क्या बोल देता है? थर्ड ए बोल देता है। क्या बोल देता है? यानी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंटों के नीचे ए लिखता है और डी और एफ ब्लॉक के लिए क्या लिखता है? बी। नहीं समझा? इस ए और बी का बहुत मतलब है। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि मेंडलीव कहता है कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया जाए, क्या कहता है? अगर रख दिया जाए तो क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स का क्या होगा? रिपीटेशन होगा। क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स का रिपीटेशन। ऐसा उसने बोला था, उसने क्लासिफिकेशन भी किया, पूरा माथा पच्ची कर डाला। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुल कितने ग्रुप हैं? कितने? और कितने पीरियड? सभी ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटा गया है, ए एंड बी। ए स्टैंड्स फॉर एस एंड पी मॉडर्न का। तुम ऐसा बोलो कि नॉर्मल एलिमेंट। ए स्टैंड्स फॉर पक्का ना, क्योंकि जब मेंडलीव बातें कर रहा था तब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज हुई ही नहीं थी, तो ज्यादा शुद्ध होगा कि हम क्या बोलें? नॉर्मल एलिमेंट। और बी स्टैंड्स फॉर कितना परसेंट? अगर इतनी बात तुमको समझ में आ जाती है तो आगे चलते हैं। अब आगे खेल शुरू होगा। उसने बोला था कि मैं सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखूंगा। क्या बोला था? सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखूंगा। अब इसी का दूसरा वर्जन सुनो। डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखूंगा। तो भाई जब सेम को सेम में रखता है तो डिफरेंट को डिफरेंट में ही रखना पड़ेगा। ऐसा उसने बोला था, समझे कि नहीं? अब मेंडलीव की कमियां ही भैया लोगों का क्वेश्चन है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो कमियां हैं वही आपके लिए क्या है? क्वेश्चन। तो क्यों ना हम उन कमियों को बहुत ही सटीक तरीके से जान लें, जैसा कि तुम्हारे सर जी स्वयं जानते हैं। अब ड्रॉबैक में सबसे पहला ड्रॉबैक देखो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज कंट्रोवर्शियल। क्या बोला मैंने? आइसोटोप्स का पोजीशन क्या है? कंट्रोवर्शियल। पूछो क्यों? देखो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, या 6C12 है, 6C13 है, 6C14। न थकना न बोर होना, क्योंकि किसी तैयारी के लिए काम कर रहे हो ना, किसी सपने को लेकर के काम कर रहे हो ना, तो वहाँ उस सपने में न थकने की कोई जगह है न बोर होने की कोई जगह है। आप अगर इंजॉय करोगे कंटेंट को, कभी आपको थकाई नहीं आएगी। देखिए ये 1H3 है, ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव है, और ये भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव। हाँ या ना? ठीक। अब सुनो, चाचा कहते हैं कि जो पोजीशन है वो किसके हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास।
तब तो हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक मास संभव है? तब तो एक ही एलिमेंट का 3 पोजीशन हो जाएगा। क्या मान लो अदिति ही यहाँ हो सकती हैं, अदिति ही ऑफिस में हो सकती हैं, अदिति ही सीढ़ियों पे हो सकती हैं, अदिति रोड पे चल सकती हैं एक साथ? या तो यहाँ होंगी या ऑफिस या रोड या सीढ़ियों पे, एक साथ 4 जगह विद्यमान रह पाना फिर तो चमत्कारी बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब एलिमेंट का जो पोजीशन डिसाइड किया गया है दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ, बोलो कैसे, दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक मास। तो इस तरह से तो आइसोटोप्स का 3-3 पोजीशन हो जाना चाहिए नहीं? बोलो हाँ। हाइड्रोजन का मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितना पोजीशन आना चाहिए? 3। फील नहीं हो रहा है क्योंकि उसने पोजीशन किसके बिहाफ पे रखा है? और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर लेकिन एटॉमिक मास, तब तो इनके 3 पोजीशन हो जाएंगे। कार्बन के भी 3 पोजीशन हो जाएंगे, क्लोरीन का भी 35 होता है और 37 होता है, क्लोरीन के भी 2 पोजीशन हो जाएंगे। मीन्स हमने पहला पॉइंट क्या बोला था? पोजीशन ऑफ, बोलो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज कंट्रोवर्शियल। बोलो हाँ। कितना परसेंट? जो कमियां हैं वो क्वेश्चन है, और तब तक हाँ मत करना जब तक ये बात तुम्हें अच्छे से क्या ना हो जाए, समझ में ना आ जाए। अब दूसरी कमियां देखो। चाचा ने बोला था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन एनामोलस पेयर भी पाए गए। क्या पाए गए? समझाता हूं, खूब मन से सुनो, खूब बढ़िया से देखो। कौन पाए गए? एनामोलस पेयर। एनामोलस किसको बोलते हैं? मान लीजिए कि मैंने इनसे कहा कि शरबत बना दो बेटा, इन्होंने बोला सर मैं चाय बनाऊंगी। मैंने कहा चिकन बना दो बेटा, इन्होंने कहा मैं चाय बनाऊंगी। मैंने कहा कि फ्रूट्स काट दो, इन्होंने कहा मैं चाय बनाऊंगी। मैंने कहा दाल बना दो, इन्होंने कहा मैं चाय बनाऊंगी। तो ये क्या हो गई? एनामोलस। जो भी कुछ बाकी लोगों की इच्छा है उसके विपरीत इनकी इच्छा है। बोलो हाँ। तो एनामोलस वो है जो बाकियों के जैसा ना हो। समझे कि नहीं समझे? तो चाचा ने बोला था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऐसा वो खुद बोले थे। अब जरा देखो आमिर खान, क्या बोला मैंने? आमिर खान। तेरी इच्छा, क्या बोला मैंने? ठंडा पानी, क्या बोला मैंने? क्यों नहीं? ये 4 पेयर ऐसे थे जिसमें पहले वाले का एटॉमिक मास दूसरे वाले से होना चाहिए था क्या? कम, और था क्या? ज्यादा। गौर पूर्वक सुनना, बहुत भारी चीज है ये, याद थोड़ी रहता किसी को। क्या बोला मैंने? आमिर खान। आमिर खान की बैंड बजा दिए हैं लोग। तेरी इच्छा। अभी किसी, आजकल देश बहुत अलग तरीके का माहौल है। किसी पुरानी वीडियो में रणवीर कपूर बोल रहा था कि आई लव बीफ। बीफ, अरे भैंसा, भैंस, गाय, इनके मांस को बीफ की कैटेगरी में रखा जाता है। तो गए थे उज्जैन महाकाल दर्शन करने, बस जनता मारने पे आ गई, अंदर नहीं आया, भागना पड़ गया जान बचा करके वहां से। तो सोच समझ के स्टेटमेंट आजकल देना पड़ता है, नहीं तो आफत खड़ी हो जाती है। वैसे सभी जानवर तो ठीक है, लेकिन गाय यार बहुत सीधी होती है, उसको मारने के लिए बड़ा कसाई जैसा दिल चाहिए होता है। कौन मारेगा उसको?
देखें बच्चों, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा, ढा है ढा, पानी, ढा लिख लोगे ना तुम लोग, ठंडा ऐसे रहता है ना, ढा, ढक्कन वाला ढा। बस बेटा बस बस बस। थांबा थांबा। आमिर खान तेरी इच्छा, ठा, ठा कैसे बनेगा? ये ठा हो गया, ठंडा, ठा नहीं, ठंडा पानी क्यों नहीं। ये चारों में बड़ा अजीब सा बात है, पूछो कैसा? चाचा ने क्या बोला था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द, पक्का ना? अब जरा देखो भैया जी, कहाँ है लिथियम? वहां पोटेशियम ये है, बोलो। और आर्गन कहाँ है? इसमें नहीं दिख रहा है। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पानी, TH, ये मैंने गूगल से निकाला था, इसलिए कहीं ऐसे ही कुछ आ गया। जब आप एक्चुअल में देखेंगे तो वो 4 पेयर ऐसे। चलो मोबाइल निकालो, हम प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मोबाइल निकाल के गूगल करो, एटॉमिक मास ऑफ आर्गन। $39.94 और पोटेशियम 39 आ जाएगा। पोटेशियम का मुझे याद है। अरे हाँ तो बोलो बे, जो पहले है उसका ज्यादा आ गया और जो बाद में है उसका। और चाचा क्या बोले थे कि जो बाद में आएगा उसका ज्यादा, जो पहले आएगा उसका। भाई तो यही बोले थे कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। If elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, then atomic mass of the argon should be lesser in compared to potassium. But 4 जगह ये बात घटित नहीं होती। इनको किस नाम से जाना जाता है? एनामोलस पेयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पहला एनामोलस पेयर है आमिर खान, दूसरा कौन सा है? तेरी ठंडा क्यों। भरोसा हो तो मान लो, नहीं गूगल से चेक कर लेना। हमने जो भी कुछ बोला है यहाँ चेक करके ही बोला है। बोलो ठीक है। आगे चलेंगे। कितने कमियां हो गई? कौन कौन? पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज, पक्का। और दूसरी क्या हो गई? तीसरा चाचा ने बोला था कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को रखूंगा सेम ग्रुप में। बोलो हाँ। अच्छा जरा फर्स्ट ग्रुप जो है, कौन सा वाला ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप जो है वो 2 पार्ट में बटा होगा, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। बोलो हाँ। अब जरा देखो फर्स्ट ए में कौन कौन आ रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। कौन कौन आ रहा है? बोलो बोलो। लिथियम, उसके बाद जरा बोलो कि सेकंड फर्स्ट बी में कौन आ रहा है? फर्स्ट बी में जरा देखो कौन आ रहा है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कौन आ रहा है? कॉपर किसके सामने था? पोटेशियम के ना। कौन आ रहा है इसके सामने? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। बोलो हाँ। अब भैया जी इनकी साइज काफी बड़ी होती है, हाँ या ना? क्यों बड़ी होती है? क्योंकि अपने पीरियड में सबसे लेफ्ट होते हैं कि नहीं? कितना %?
भाई सबसे बाईं तरफ कौन होता है? एल्कली मेटल होता है। अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगा? अगर अट्रैक्शन कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन कोई लाठी लेके मार पीट थोड़ी होती दो एलिमेंट के बीच। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन, बोलो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन ही क्या है? केमिकल रिएक्शन। हाँ या ना? क्योंकि इनकी साइज क्या होती है? काफी बड़ी। किसकी? फर्स्ट ए के एलिमेंटों की। किसकी? साइज बड़ी होगी तो अट्रैक्शन किसका? न्यूक्लियस का। किस पर? नहीं कहते अट्रैक्शन सर किसका, किस पर कुछ नहीं मालूम। अट्रैक्शन न्यूक्लियस का किस पर कम होगा? बोलो हाँ। अट्रैक्शन किसका? मेरा। किस पर? मेरे क्रश पे। ऐसा ना कर देना। साइज क्या होगा? बड़ा। तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम। किसका? किस पे? तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल इजीली लूज्ड बाई फर्स्ट ए। बोलो हाँ। यानी कि ये सबके सब क्या है? हाईली रिएक्टिव है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। नहीं समझ रहा है? अबे अगर आप नहीं समझा तो कभी नहीं समझेगा। ये सब क्या है? हाईली। और ये जो तुम्हारे एलिमेंट हैं ये सब जरा देखो, इनकी साइज काफी छोटी होती है कि नहीं? Cu ये कहाँ आता है? ग्रुप नंबर 12 में। बोलो 12 में आता है कि 11 में आता है? 11 में। बोलो ग्रुप नंबर 11 में आता है। 11 भी कोई कम थोड़ी है। लेफ्ट से राइट 11 बार जाना पड़ेगा तब जाके ग्रुप नंबर 11 आएगा कि नहीं? ये भाषा समझ में आती है कि नहीं? लेफ्ट से राइट कितनी बार चलोगे तब जाकर के कहीं ग्रुप नंबर 11 आएगा। तो काफी साइज इनकी क्या है? दहाड़ो ना। और ये ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव या वेरी लेस रिएक्टिव। वेरी लेस रिएक्टिव। और इनको क्या बोलते हैं? क्वाइनेज मेटल। सुना है कभी? सिक्का धातु। पुराने जमानों में इनसे क्या बनाया जाता था? क्वाइन बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? हाँ या ना? किसके? सोने के, चांदी के, कॉपर के सिक्के चला करते थे कि नहीं? बोलो। तो इनको और क्या बोला जाता है? क्वाइनेज मेटल बोला जाता है। बोलो हाँ। तो अब चाचा ने बोला था कि एक ही ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को रखूंगा। क्या बवासीर पैदा कर दिया देखो। एक ही ग्रुप में मोस्ट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव दोनों को रख दिया। तो अपनी ही बात को चाचा वायलेट कर रहे हैं कि नहीं? खुद क्या बोले थे कि मैं किसी भी ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को ही रखूंगा। बोले थे कि नहीं? और क्या कर दिए? डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट को रख दिया। तो कमी हो गई कि नहीं? कितनी कमी हो गई? जोर से। कौन कौन? पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज कंट्रोवर्शियल। एनामोलस पेयर। अब एनामोलस पेयर खाली कहने से काम नहीं चलेगा। वो चारों एनामोलस पेयर तुमको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा व्हिच वन इज द एनामोलस पेयर, बुद्धि गुल्ल हो जाएगी। तीसरा क्या है कि ही अरेंज्ड इन सेम ग्रुप डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सेम ग्रुप। जो इनके खुद के स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। कितना परसेंट? खुद उनने, मैंने लिखा नहीं बट मैंने बोला तो ना, नोट्स में आपको मिल जाएगा। मैंने बोला कि उनने क्या बोला था कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और उनने कसम खाई थी कि मैं सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को रखूंगा, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट को रखूंगा। बवासीर मचा दिए। उनने सेम ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंटों को रख दिया। बोलो हाँ। अभी इनका कहानी बंद नहीं होता। अभी ये क्या करेंगे कि अलग अलग ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को रख देंगे। दिखाऊं? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ये देखो रुको। जो सोना पहनती हो कान में, 1 साल पहले जितना वजन रहता है 1 साल बाद भी उतना ही रहता है। नहीं ऐसा नहीं हवा में रिएक्ट करके उड़ गया।
ऐसा होता तो सब चारों तरफ से हवा रोकने का मशीन लेके चलती लड़कियां। हाँ बोलो, अब तो कम हो गया है। जैसे कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, पहले जो लेडीज़ें कम पढ़ी लिखी रहती थी तो वो अपने गहने के पीछे कहो मर्डर कर दें। पति, दूसरा पति माना जाता था, औरतों का आभूषण उनका दूसरा हस्बैंड होता था। उसके पीछे कहो बवाल मचा दें, किसी से भी उलझ जाए। तो देखो, एग्जाम्पल देने का सिर्फ इतना मतलब है। श्रावणी मंद मंद मुस्कान ले रही हो। सिल्वर देखो यहाँ रखा है, और क्या हुआ, हाँ, और ये सोना यहाँ रखा हुआ है। ये ससुरे लेस रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट मेटल के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब मुझसे पढ़ोगे तो ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। इनर्ट गैस तो तुमने सुना होगा, इनर्ट गैस जैसा इनर्ट मेटल होता है, नहीं ऐसा नहीं। इनर्ट गैस इज अनदर थिंग, इनर्ट मेटल इज अनदर थिंग। वो मेटल जो प्रकृति में किसी से जल्दी रिएक्शन, ऑक्साइड नहीं बनाते, सल्फेट नहीं बनाते, कार्बोनेट नहीं बनाते हैं, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, हवा के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनर्ट मेटल। तो ये गोल्ड और सिल्वर किस कैटेगरी में आते हैं? और ये प्लैटिनम भी किस कैटेगरी में आता है? कहाँ रखा है प्लैटिनम? ये गलती से लिखा है हमने, तो इनको माफ कर दीजिएगा। RURSPT होगा ना, मौत तक रुकावट राह में नहीं पड़े, ये तो ठीक है। ये 2 बार लिख दिया ससुरे ने, बोलो। तो जब एक्चुअल मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल देखोगे तो जो प्लैटिनम है वो कहाँ दिखेगा? ग्रुप नंबर 8 में। कहाँ दिखेगा? NCERT खोल के देख लेना, मैंने इसको ज़्यादा बारीकी से चेक नहीं किया। NCERT खोल करके देखोगे तो एक्चुअल मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 8 है उसमें कौन है? प्लैटिनम। और जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें कौन है? गोल्ड। अब ये क्या बदतमीजी है, ये दोनों नॉन रिएक्टिव मेटल हैं, ये दोनों किसी से जल्दी रिएक्शन, इनको एक साथ रखना चाहिए था, और उसने क्या कर दिया? अलग। और खुद ही बोले थे कि अलग एक जैसा प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट को कहाँ रखूंगा? एक साथ। और रख कहाँ दिए? अलग अलग। इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं दिखेगा। आप NCERT का जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो उसमें आपको ये बात बहुत अच्छे से क्या होगी? दिखाई देगी। क्या? कि जो तुम्हारा गोल्ड है, कौन है? गोल्ड है, इसको उसने कहाँ रख दिया है? फर्स्ट ग्रुप में। और जो तुम्हारा प्लैटिनम है उसको उसने कहाँ रख दिया है? ग्रुप नंबर 8 में रख दिया है। बोलो हाँ। तो ये सेम प्रॉपर्टी, वो सेम प्रॉपर्टी कौन है? सुन रहे हो अच्छे से? देखो, ध्यान से सुनोगे और ध्यान मग्न रहोगे, तभी ये बातें तुम्हारे दिमाग में इकट्ठा होगी। नहीं जैसे बाहर जाओगे तुम्हारे बॉडी में इतनी झंझावात रहेगा कि लात मार के इन बातों को बाहर फेंक देगा शरीर से। ये बात तुम्हारे साथ तक घर जाना इतना इजी टास्क नहीं है। इनर्ट मेटल साधारण तौर पे किसी से रिएक्शन, और इनर्ट मेटल के कैटेगरी में कौन कौन आता है? गोल्ड, प्लैटिनम। तो भैया इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेम, बट दे आर इन डिफरेंट ग्रुप। बोलो हाँ। ये तो गलत बात हो गई कि नहीं? कितनी कमियां हो गई? 4। लेकिन कमियां कभी खत्म होती हैं? कमियां खत्म नहीं होती हैं, चलती रहती हैं। इनकी अब खत्म हो जाएगी। इनने कुछ खाली जगह छोड़ी। क्या छोड़ी? किस लिए खाली जगह छोड़ी? कि वहां पे बिस्तर डाल के सो जाओ। और उनने लिखा जैसे ईका एल्युमिनियम। बोलो हाँ। और उनने क्या लिख दिया? ईका सिलिकॉन भी लिखा है क्या? बोलो। अब जरा देखना, ईका एल्युमिनियम, ईका सिलिकॉन और ईका बोरॉन, ऐसा लिखा। इसका मतलब क्या होता है जरा ध्यान से देखें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या आता है? बाबा अली गया इंडिया थैला। तो ईका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नीचे वाला जो एलिमेंट है
उस वक्त उसकी खोज दहाड़ दो, हाँ, उसकी खोज नहीं हुई, तो उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया था वो। तो जब तुमसे पूछेगा ई का एल्युमिनियम तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अगर तुमसे पूछेगा कहे शिव जी सुने ई का सिलिकॉन, क्या बोलोगे? बोलो हाँ। और ई का बोरॉन क्या बोल दोगे? एल्युमिनियम। एक घूसा मारूंगा। ये थोड़ा बदतमीजी भरी बात है, पूछो क्यों? ध्यान से सुनना। हम पढ़ किसको रहे हैं? मेंडली। और अप्रोच किससे लगा रहे हैं? मॉडर्न। तो जहां लग रहा है वहां लगा रहे हैं, जहां नहीं लगेगा वहां नहीं लगाएंगे। नहीं समझे? तो ई का बोरॉन जो है वो एल्युमिनियम नहीं होता है, स्कैंडियम होता है। कौन होता है? तो क्योंकि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में बोरॉन के नीचे कौन मिलेगा? स्कैंडियम। समझे कि नहीं समझे? अब झगड़ा मत करने लगना, बोरॉन के नीचे स्कैंडियम नहीं होता। मॉडर्न में नहीं होता है, मेंडलीफ में बोरॉन के नीचे जो खाली जगह उसमें किसको रखा गया है? कितना %? तो तुमको इन 3 के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। तो टोटल 5 बातें हुई जो तुमको हर हाल में जानना ही जानना है। किसके बारे में? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। पहला, कुल कितने ग्रुप? 8। कितने पीरियड? 6। ठीक है। सारे ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांटा गया है, ए और ए स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एलिमेंट, बी स्टैंड्स फॉर पक्का। उसके बाद उसने कहा था, उसका एजम्पशन क्या था? उसने कहा था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास and the elements having same property are arranged in the same group and elements having different property are arranged in the different group। इतना बोले थे वो, पक्का। अब शुरू होगा खेल किसका? ड्रॉबैक का। कमियां ही नॉलेज है यहाँ। तो सबसे पहली कमी क्या थी? सबसे पहली कमी थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज, अगर पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ वाले में हम एलिमेंट का पोजीशन ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक मास रखते हैं तो एक ही एलिमेंट का 3-3, 4-4 पोजीशन आ जाएगा कि नहीं? जिसके 3 आइसोटोप होंगे उसका 3 पोजीशन, जिसके 4 आइसोटोप होंगे उसका 4 पोजीशन, जिसके 2 आइसोटोप होंगे उसका 2 पोजीशन। ये गलत बात है कि नहीं? फील होता है कि नहीं? ये ऐसा लगता है कि सर मेरे कह रहे हैं गलत बात है तो गलत ही होगा, ऐसा लगता है या फील होता है? पक्का ना? ठीक है। दूसरा बात जो है वो क्या बोला? एनामोलस। बोले थे कि जो बाद में आएगा उसका एटॉमिक मास और जो पहले आएगा, भाई इस यही तो मतलब हुआ ना, एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसका मतलब यही हुआ ना, जो बाद में आएगा उसका एटॉमिक मास ज्यादा, जो पहले आएगा उसका। लेकिन 4 पेयर थे जिनमें ये सब लागू। अब वो सुनने से काम, वो पेयर याद होने चाहिए। उसके लिए मैंने तुम्हें क्या दे दिया? जिंगल। जिंगल तभी लिख पाओगे जब 10-20 बार प्रैक्टिस किए रहोगे। समझे कि नहीं? आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी की। उसके बाद तीसरा क्या था कि फर्स्ट ए में उसने एल्कली मेटल को भी रखा जो कि हाईली, और क्वाइनेज मेटल को भी रखा जो हाईली लेस रिएक्टिव। ये तो विपरीत बातें हो गई कि नहीं? मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को एक साथ रख दिए और प्रॉमिस क्या किए थे? फिर उनने फर्स्ट में रखा गोल्ड को और 8th में रखा प्लैटिनम को। इनर्ट मेटल जिनकी प्रॉपर्टियां एक जैसी हैं उनको अलग अलग रख दिया और प्रॉमिस क्या किए थे कि सेम प्रॉपर्टी को एक साथ रखूंगा, सेम प्रॉपर्टी को अलग अलग रख दिया और बोले थे अलग अलग प्रॉपर्टी को अलग अलग रखूंगा, तो अलग अलग प्रॉपर्टी को एक साथ रख दिया। समझे कि नहीं? उसके बाद अंतिम में क्या आया? अंतिम में आया ई का, पी का, ची का, ई के ए करके लिखा रहेगा, उसका मतलब होता है उसके नीचे वाला। अब देखो 2 में तो नीचे वाला समझ में आ गया, तो झट से दिल करेगा बोरॉन के नीचे वाला एल्युमिनियम। लेकिन ध्यान रहे हम क्या पढ़ रहे हैं? तो मेंडलीफ में जो जो मॉडर्न वाली बात है वो तो मैंने लगा दिया, जो नहीं है वो सिखा दिया।
बोरॉन के नीचे स्कैंडियम। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं इधर बंद कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा?